नमस्कार दोस्तों, आज नवोदय का पेपर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अभी हम अपने चैनल पे अभी आप सबको आंसर की बताने वाले हैं, तो आप अपना पेपर निकाल के बैठिए और अपने आंसर चेक कर लीजिए। सर्वप्रथम आपका जो मैथ्स का पेपर है वो करवाया जाएगा यहाँ पे सोल्व, और हमारा जो पेपर है वो पेपर का जो कोड है वो एम है। तो आप सभी के पेपर कोड शायद अलग अलग हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाएगा, हर क्वेश्चन अलग अलग नंबर पे है, क्योंकि उसमें जो कोड है वो अलग अलग है और हर एक कोड पर उसका जो क्वेश्चन क्रमांक है वो अलग अलग होने वाला है। तो आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ के फिर आप अपना उत्तर चेक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे आप मत जाना। हमारा जो कोड है, पेपर का जो कोड है वो आंसर की है, जो पेपर कोड एम की है, ठीक है। तो एम पेपर कोड की आंसर की हम शुरू करते हैं, और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जो अपना आंसर है वो भेजते जाना कि आपका सही हुआ है या आपका आंसर कौन सा है, कितने सही हो रहे हैं, वो चीज़ें आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में करके जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं मैथ्स का, और मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपको धर्मेंद्र सर करवाने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाओ और अपना पेपर चेक करो। नमस्कार साथियों, आज जो नवोदय का पेपर हुआ मैं उसका पेपर कोड एम है और गणित के जो प्रश्न है मैं आपको हल करवा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखकर अपने पेपर के हिसाब से जो प्रश्न है उनके आंसर आप मिला लेना, ठीक है। चलिए, पहले सवाल में मेरे पेपर में जो दिया है 41 नंबर पर क्वेश्चन है कि यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा, कि 1 से 100 तक की गिनती में 9 कितनी बार आता है। तो इसका तो सीधा सीधा जवाब होता है कि 9 जो है 20 बार आता है। आप गिनकर भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 90 तक 9 10 बार आ जाता है, क्योंकि 90 वाली लाइन में 89 और 90 में 2 बार 9 आता है, बाकी 9 लाइनें हैं तो 9 बार 9 वो आ ही गया, तो 10 हो गए। और 91 वाली लाइन में भी जो 9 है 10 बार आता है, तो 10 और 10 20 बार 9 आ गया। फिर लिखा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल होगा। इनका गुणनफल निकालना है। तो संख्या बनाने के लिए हमारा जो नवोदय पेपर से पहले जो वीडियो आया था उसमें भी मैंने बताया कि अगर संख्याओं में अंकों में 0 दिया है आपको तो उसको हमेशा 2 नंबर पे रखना, छोटी संख्या बनाते वक्त। तो मैं बना देता हूं संख्या। बड़ी संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, 960 बन गई। छोटी संख्या बनेगी 609। अब इनका गुणा करना है, तो 0 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, फिर 0 0 0, फिर 0 36 का 6 हासिल 3, 9 छक्के 54 और 3 57, तो हो गया 0 4 6 14 के 4 8 5, यानी 5,84,640। तो गुणनफल कितना आया? 5,84,640। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। एक भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि, कि एक भिन्न जो है वो तुल्य भिन्न हो जाती है या वही समान मान उसका रहता है, यदि क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए देखते हैं। एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, तो अंश व हर में जोड़ने पर संख्या जो है भिन्न अलग बन जाएगी। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए तो भी वो मूल भिन्न से अलग बन जाएगी। फिर एक ही संख्या से अंश व हर को गुणा किया जाए 0 को छोड़कर। ये ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही है कि एक ही समान संख्या से गुणा अगर अंश और हर में कर देते हैं हम तो भिन्न तुल्य भिन्न रहती है और उसका मान वही रहता है। फिर अगला सवाल है 44 नंबर। यदि 4392 भाग 3.66 बराबर 1200 तो 439.2 भाग 36.6 बराबर क्या होगा? तो इसको देखिए ऐसे लिख लेते हैं, 4392 बट्टे 3.66 बराबर 1200 आया, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ 439.2 बट्टे 36.6, इसके बराबर में क्या आएगा? अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद में एक अक्षर है तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि 4392 में 366 का भाग दिया है। अब यहाँ पॉइंट में 2 अक्षर थे, इसका मतलब अगर यहाँ से पॉइंट में हटाता हूँ तो यहाँ डबल 0 लगता है और इसमें पॉइंट है नहीं। इसका मतलब ये ऊपर जो 2 0 पीछे आए हैं वो इस 1200 में क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, यानी 12.00। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा? ए 12 एकदम सही जवाब। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। लिखा है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है
जिसकी लंबाई 17 मीटर चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। यानी आयत और वर्ग का परिमाप समान दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो जो आयत दिया है उसका परिमाप निकालते हैं, उससे फिर वर्ग की भुजा मिल जाएगी हमें। तो आयत का परिमाप में हमने आपको क्या बताया हुआ है कि जो लंबाई और चौड़ाई उसको जोड़ो, तो 17 और 11 कितने हो गए कि 17 11 यानी कि 28 8 2, ठीक है। फिर जो परिमाप आता है उसको क्या कर दो, जो जोड़ आई है उसको डबल कर दो तो आयत का परिमाप आ जाता है। यही होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा 2 से कर दिया, तो इसका 2 से गुणा कर दो, तो 28 दूनी कितने होते हैं 56, 28 2 56, ठीक है। अब 56 आ गया क्या हमारे आयत का परिमाप, और यही वर्ग का परिमाप है। तो अब वर्ग की भुजा क्या होती है कि परिमाप में जो है 4 का भाग लगा दो, तो 4 का भाग लगा दिया, कितने हो गए 14, यानी वर्ग की भुजा आ गई 14 मीटर। अब उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो कहां आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमें पैकेटों की संख्या निकालनी है, और ऐसे सवालों करने के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो मात्रा दी हुई है उसमें भाग लगा दो। तो हम क्या लिख देंगे कि 30/2/3। अब बट्टे के बट्टे में आया तो उल्टा हो जाएगा भिन्न, तो क्या होगा 30 गुणा 3/2 यानी कि 15, और 15 गुणा 3 15 3 45, यानी कि कितने पैकेट बनेंगे, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है, 45 पैकेट बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया है, तो पहले तो हमें क्या दी हुई है कि चौड़ाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चौड़ाई में जो है क्षेत्रफल 616 में भाग लगाते हैं चौड़ाई का, तो मिल जाता हमारा क्या लंबाई। तो 22 का भाग कितनी बार जाएगा कि 22 दूनी 44, बच गए 17 176 22 28 मेरी क्या आ गई इस प्लॉट की लंबाई। अब हमें बाड़ लगवानी, तो बाड़ किनारों पे लगती है, तो लंबाई 28 है चौड़ाई 22 है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितने हो गए 30 और 50, 50 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो 100 मीटर आ गया इस प्लॉट का जो है परिमाप। अब 1 मीटर में 7 रुपए 50 पैसे लगते हैं, तो 100 मीटर में कितने लगेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं तो 2 जीरो पॉइंट हट गया, तो 750 रुपए हो जाएंगे। सीधा सीधा आंसर आ गया डी। फिर है अगला प्रश्न 48, यदि a बटा b एक भिन्न है जहां a बराबर b माइनस 3 तथा a प्लस 10 बटा b माइनस a बटा b बराबर 10/7, तो a बटा b का मान क्या होगा, इस भिन्न का मान निकालना। तो हमें दिया है कि a बराबर b माइनस 3, तो जहां a है वहां हम b माइनस 3 लिख देते हैं, b माइनस 3 प्लस 10 बटे b माइनस a की जगह हमने लिख लिया b माइनस 3 बटे b बराबर 10/7, ठीक है। अब ये हो गए b प्लस 7 बटा b, ये हो गए माइनस b, ये b और माइनस 3 बटे b और 10/7। अब दोनों का एलसीएम b आएगा तो ये हो जाएंगे, b माइनस का होगा तो माइनस b कट जाएगा, 7 में से 3 जुड़ जाएंगे 10 हो गए, तो बचा क्या कि 10 बटे b बराबर 10/7। तो ये b उधर गया 10 बटे में आया, 10 से 10 कट गए, 7 आ गया b का मान, b बराबर आया 7, तो b का मान तो 7 आ गया। अब a का मान क्या है कि b में से 3 घटाओ, तो 7 में से 3 घटा लिए, a बराबर आ गया 4। अब हमें पूछा क्या है a बटा b यानी 4/7, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है 4/7 हमारा सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। तो हमें देखिए मिश्र भिन्न दी हुई है, तो 31 तो सीधा सीधा हमारे इधर रह जाएगा दशमलव के, ठीक है। अब 7/16 का दशमलव बना लेते हैं, तो क्या होता है कि 7 में 16 का भाग लगा दीजिए, तो ये आ गया 0 ये 70, तो 16 चौके 64, बच गया 6, फिर 60, 16 32 16 3 48, तो ये बच गए मेरे कितने 12, फिर उतार लिया 0, तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, बच गए कितने 8 और 16 पंजे 80, 16 सत्ते और 16 पंजे 80, यानी 31 के पॉइंट के बाद में कितना आया कि 4 3 7 5, तो 4 3 7 5, 31.4375, देखिए ऑप्शन में 31.4375, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। फिर अगला सवाल है, यदि
50 नंबर सवाल, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो जितनी भुजा में परिवर्तन हो रहा है उसका वर्ग कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो परिणामी वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा। तो 1/3 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/9। अब देखिए 1/7 मतलब 1/7, 1/3 1/3, 1/8 1/8, 1/9 1/9। तो मेरा ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 51, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आता है लाभ और हानि बराबर जो है क्रय मूल्य निकालना हो तो दोनों को जोड़कर हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं तो हमारा सही जवाब मिल जाता है हमें। और एक्स मान के भी करते हैं तो देखिए क्या होता है कि 2540 प्लस 1850 जोड़े तो कितने हो गए, 0 9 3 3 4 4390, 4390। फिर इनका क्या करना है, आधा। आधा करने का मतलब 2 का भाग लगाना, तो 2 का भाग 2 बार, 1 बार, 9 बार और 5 बार, यानी 2195, 2195। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब आ गया इसका। फिर है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, कि 1 मिनट में कितने पृष्ठ छापती है, 12 पृष्ठ। तो जब हमें समय निकालना है तो हम क्या करते हैं, इतने पृष्ठों की संख्या का भाग लगा देते हैं 5760 में 12 का भाग लगा देते हैं, तो 12 चौके 48, बच गए 9 96, तो 12 8 96 और 0 आ गया 480। 480 ये क्या आया, हमारा मिनट आया, क्योंकि हमें 1 मिनट दिया हुआ था 12 पृष्ठ का, तो 480 मिनट आया है। अब ऑप्शन हम देखते हैं तो किसमें दिए हुए, घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग कर दिया, 0 से 0, 6 8 48, यानी 8 घंटे सही जवाब, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो पहले तो देखिए कि एक पुस्तक 100 रुपए की है, 3 पुस्तक बेचता है, तो 3 पुस्तक कितने में खरीदी होगी उसने, 300 रुपए में, फिर बेच कितने में रहा, 275 में, तो क्या हुआ कि हानि हुई कितने रुपए की, 25। तो क्या हो गया, ऑप्शन देखते हैं, 175 का लाभ, 25 का लाभ, 175 की हानि, 25 की हानि, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54, 5 से 3/8 गुणा 8 से 1/8 माइनस 3 से 1/8 गुणा 5 से 5/8 को हल करने पर प्राप्त होता है, कि इनको हल करने से क्या प्राप्त होगा। तो देखिए एक 8/8 इन सब में से मतलब ये जो गुणा में 8 गुणा 8 है वो कॉमन आ गया, तो 8 गुणा 8 ये मैंने पहले कॉमन ले लिया। अब ऊपर कौन बचा, 8 पंजे 40 3 43, कि 43 गुणा 64 और 1 65, ठीक है। इसमें से क्या घट जाएगा कि 8 3 24 1 25 गुणा 8 पंजे 40 और 5 45, कि ये घटा देंगे और इनका 8 गुणा 8 का भाग लग जाएगा। तो इनको गुणा करते हैं तो 43 और 65 को गुणा करते हैं तो लगभग आता है 2795, ठीक है। इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है कि लगभग आ जाता है 1125, और इनके अंदर भाग लगाना हमें 64 का, ठीक है। तो अब इनमें भाग जब हम घटाते तो आता है 1670, और 1670 में जब भाग लगाएंगे 64 का तो क्या हो जाएगा कि लगभग 26.09 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अब हमें मान पूछा है लगभग में, ठीक है। लगभग मान तो देखिए इधर दशमलव के इधर 0 है, तो हम क्या करते हैं इन सबको हटा देते हैं, कितना बचा 26, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, 30,009 का मान वही है जो कि, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी संख्या जो इसके बराबर है। तो देखिए 30 10,000 तथा 9 दाई, तो 9 दाई का 90 होता है, हमारे पास यहाँ 9 है। 30 10,000 तथा 9 सैकड़ा, तो 9 सैकड़ा आ गया, 900 सैकड़ा पे 9 है ही नहीं। 3 10,000, 10,000 के स्थान पर 3 है तथा 9 इकाई का, तो यही सही जवाब है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया। फिर प्रश्न संख्या 56, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दाई के मान का अंतर है। तो इस सवाल में क्या होगा कि पहले हम सन्निकटन कर लेते हैं, लिखा है निकटतम दाई के मान का अंतर करना है, तो निकटतम दाई तक करना है। तो ये देखिए इसका क्या हो गया कि यहाँ 0 है और इधर 7 है, तो 7 इधर है तो 1 बढ़ा लेंगे हम, तो क्या हो गया 110 किलो, कि सुमित का सन्निकटन मान कितना हो गया 110 किलो। फिर संजय का कितना 82, यहाँ दाई में 8 है इकाई में 2, तो ये कितना हो गया 80। फिर क्या करना है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है 30 किलोग्राम, तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 57,
यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, कि कौन सा जो है संभव नहीं है। तो एक समकोण तथा एक न्यून कोण, तो एक समकोण और एक न्यून कोण जो है अधिक कोण हो सकता है, ये तो संभव है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण भी अधिक कोण हो सकता है, संभव है। दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण भी संभव है। दो समकोण जो है मिलकर क्या बना लेते हैं, एक सरल कोण यानी कि रिज्जु कोण बना लेते हैं, तो ये संभव नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। फिर एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो 2 से तो इकाई का जो 0, 2, 4, 6, 8 वाला नियम होता है, 7 का नियम होता है कि संख्या के अंक का इकाई अंक का दुगुना संख्या में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो 5 में 0 या 5 होता है। लेकिन अंकों के योग में देखो क्या लिखा है कि 9 से, तो नियम भी यही होता है कि अंकों का योग जो 9 से गुणज होता है या भाज्य होता है, तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होती है। तो अगर 9 का गुणज ही घटाएंगे तो भी वो 9 का गुणज आएगा उत्तर, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। एक आकृति दी हुई है, उसमें कोणों का मान बताना है कि एओबी, बीओसी, सीओडी तथा डीओई के जो मान क्रम से क्या होंगे। तो आकृति हमें दी हुई है, तो ये चित्र दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है कि पूरे कोण जो कितने होते हैं, सबका योग होता है 360 डिग्री। फिर एक कोण जो हमें 100 डिग्री दिया, तो हम इसको पहले ही घटा लेते हैं कि बचे हुए कोण कितने बचेंगे, तो 260 डिग्री के बच जाएंगे। कि ये जितने बाकी x, 2x, 4x, 6x है, ये कितने हैं, 260 डिग्री के। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो x और 2x 3x, 3 और 4 7x और 6 13x, यानी मेरे बचे हुए कोण कितने हैं कि 13x मान जो है वो किसके बराबर है कि 260 के बराबर है। तो x का मान क्या हो जाएगा कि 260 बटे 13 यानी कि 20, कि 13 दूनी 26 और 0, कि x का मान कितना है 20 है। तो यहां देखिए ये 20 डिग्री का हो गया, 20 दूनी 40 डिग्री का, 20 चौके 80 डिग्री का और 20 छक्के 120 डिग्री का। तो 20 40 80 120 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। गणित के पार्ट का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले, कि हमें एक दंड चार्ट दिया उसको देखना है, फिर हमें बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान से कितने ज्यादा मैच खेले। तो देखिए इस दंड चार्ट में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है कि ये रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले कि 32, और पाकिस्तान कहाँ है, ये रहा, कितने खेले 24। दोनों का अंतर कितना होता है 8 मैच। तो ऑस्ट्रेलिया कितने मैच ज्यादा खेले, ऑप्शन ए 8 मैच। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा, आपने अच्छे से हल किया होगा। पूरे प्रश्नों को मिलाइए, आंसर चेक कीजिए और अपना सही जवाब जो है कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। देखो बच्चों, आपको मैथ्स का पेपर आपके धर्मेंद्र सर ने करवा दिया है। आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपना रिजल्ट चेक करो। अब आगे हम बात करने वाले हैं नवोदय के जो 3rd पोर्शन हिंदी परीक्षण यानी भाषा परीक्षण का। हम बात करें कि अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, देखो, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। वो कौन कौन से अनेक रूप है, तो वो हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम उसके कृतज्ञ हैं। ऐसे वर्ड जो आते हैं ना उनको ज़्यादा अंडरलाइन कर दिया करो, मैंने पिछले वीडियो में जो है उसमें भी बताया है। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। यानी ये अपना पहला अनुच्छेद है। अब हम क्वेश्चन की बात करें, पहला जो क्वेश्चन है अनुच्छेद का वो 16 नंबर, धन्यवाद का अर्थ है कि हम देखो ये रहा, धन्यवाद का अर्थ होगा हम उसके कृतज्ञ। तो जो पहला प्रश्न है अनुच्छेद 1 का, उसका जो ऑप्शन होने वाला है, राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो महान सद्गुण क्या है, तो महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता। महान कृतज्ञता जो प्रदर्शन है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, तो अपने देश में भी कोई
कृतज्ञ हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हमें इसमें ढूंढो कि कहाँ पे है। क्वेश्चन का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। वो कौन कौन से रूप है? विचारों, शब्दों और कार्यों। लेकिन अपने जो ऑप्शन में है सद्गुणों, कर्तव्यों, आमदनी और विचारों, इन तीनों में से अपने जो आंसर आया है ऑप्शन में है वो अपना आंसर सी। आगे देखो, सहायक शब्द है। सहायक देखो ये रहा, हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है। तो ये जो वर्ड है ये विशेषण होगा। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर राइट होने वाला है। सद्गुण का अर्थ क्या है? गुण, नायकवादी, वीरता, बुराई या शांति। तो सद्गुण का जो अर्थ है वो होने वाला है गुण। इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट आंसर है। देखो दोस्तों, अब हम बात करें अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद नंबर 2 की, जिसमें क्वेश्चन है 66 से 70 तक। देखो इसमें एक चीज मैंने देखी है कि इस पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछता था अनुच्छेद में से, और 1 या 2 क्वेश्चन जैसे पर्यायवाची या विलोम शब्द के। लेकिन अब जो पूछने लगा है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ऐसे शब्दों को पूछने लगा है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद और इसे हल करते हैं। आपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ और ये क्या थे? महान पर्यावरणवादी थे। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से क्या हुआ था? घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ? आसपास के क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। भाई बाढ़ आएगी तो ऑफिशियली एकदम मतलब आप सभी को पता है कि भाई बाढ़ आएगी तो हमें अनेक परेशानियों से सामना तो करना पड़ेगा ही। अब आगे और है, उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है जो इस अनुच्छेद का फर्स्ट है और 66 क्वेश्चन नंबर है वो है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान पर्यावरणवादी थे, वैज्ञानिक थे, अध्यापक थे या चिकित्सक थे। तो पहली लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है अपना आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 66 का। उसके बाद उनका गांव घिरा हुआ था गहरे वनों से, भूरे वनों से, हरे भरे वनों से, सूखे वनों से। तो देखो ये रहा, उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो अपना इसका भी आंसर जो होगा क्या होगा? ए ना सी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। इसका ऑप्शन हो गया सी। तो आपका ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आपने क्या किया है अपना, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप खालिस्तान आने लगी। तो ये रहा, क्या हुआ? देखो ये रहा, इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आने शुरू हो गई। विनाशकारी बाढ़, तो विनाशकारी बाढ़ अपना पहला ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। आगे देखो, सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये क्वेश्चन है जो देखो थोड़ा सा इसका पेपर लेवल बनाते हैं, मेरिट अधिक करते हैं, या फिर जो बच्चों की छंटनी होगी ना वो ऐसे प्रश्नों में होगी। सुंदरलाल बहुगुणा, आगे देश संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है? सुंदरलाल बहुगुणा जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान ब्लैंक का पर्यायवाची है। मूल्यवान किसका पर्यायवाची है? इन चारों में से बताना है। घृणास्पद,
अप्रिय, अनुपयोगी और अमूल्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अमूल्य, अनमोल, जो किसका पर्यायवाची है? मूल्यवान का। दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन इस हिंदी पार्ट के हो गए हैं, 10 में से आपके कितने राइट होते हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब आगे देखो बच्चों, अनुच्छेद नंबर जो 3 है उसमें क्या लिखा है कि वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी से, किससे? टीवी से और आजकल फ़ोन से भी, टीवी से ज़्यादा तो आजकल फ़ोन चलने लगा है, तो यहाँ पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे, कितने घंटे? 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि क्या होती है? कमज़ोर, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की सामान्य शिकायतें आती है। इसके परिणाम स्वरूप जो सिरदर्द की सामान्य क्या आती है? शिकायतें आती हैं। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत और लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रम की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है, यानी कि आंख के साथ साथ हमारे कान भी खराब हो सकते हैं। एक ही मुद्रा में क्या नाम है यहाँ पे? एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने, यानी कि टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, उससे हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ जाता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। ये था हमारा अनुच्छेद। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो 71 जो क्वेश्चन है वो क्या है? लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी प्रभावित नहीं होता है या नहीं होती है? मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य एकदम सही है। क्या होता है? प्रभावित होता है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है वो हमारी प्रभावित नहीं होती है। पाचन क्रिया जो है वो प्रभावित होती है और भार प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मोटापा बढ़ता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो बी होने वाला है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है 72 है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है तो किन से है? मानस से है, हृदय से है, पाचन तंत्र से है या स्वर्ण क्षमता से है? तो अपना जो आंसर होगा वो होगा मानस, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 73 नंबर। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है? नहीं। टीवी देखते हुए वे गलत मुद्रा में बैठते हैं? ये भी नहीं है। वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? एकदम पास से टीवी को देखते हैं, इसलिए उनकी जो बच्चों की दृष्टि है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, अपना ऑप्शन जो है सी। आगे का क्यों देखो, ढीली का पर्यायवाची शब्द है शक्तिपूर्ण, व्यस्त, धीरे, तीव्र। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, धीरे। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम शब्द है क्षतिकर, निराशाजनक या उपयोगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, उपयोगी। ठीक है बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद नंबर 4। देखो बच्चों, ये इस पार्ट का लास्ट अनुच्छेद है और लास्ट पेपर का पोर्शन है। ठीक है, विनम्रता एक महान गुण है। विनम्रता क्या है? एक महान गुण है। इसका अभिप्राय मैंने आपको बताया था कि इस छोटे छोटे जो वर्ड आते हैं आपको लगते हैं कि ये आपके लिए
इम्पोर्टेंट आगे मतलब क्वेश्चन में आया हुआ हो सकता है, तो उसको ज़्यादा अंडरलाइन कर लो। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। इसका क्या है अभिप्राय है, किसका, विनम्रता का। यह घमंडी होने के उलट है, मतलब कि घमंडी का क्या है, विपरीत है, घमंडी का विलोम है। ठीक है बच्चों, यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। क्या विनम्रता क्या है कि स्वयं पर आप क्या रख सकते हो, नियंत्रण रख सकते हो, वो आपकी गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं हो सकता। कैसा व्यक्ति, विनम्र जो व्यक्ति होगा वो जिद्दी कतई नहीं होगा। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। देखो इस लाइन को आप अच्छे से देखना, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। बिल्कुल, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। क्या कर लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, देखो विनम्रता एक महान है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, विनम्रता एक अपना महान क्या है, गुण है। विनम्रता का अभिप्राय है अक्कड़ होना, स्वीय होना, क्रूर होना और दयाहीन होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वीय होना। विनम्र व्यक्ति से सीखता है दूसरों के अनुभव से। ये ऊपर हमने पढ़ा है कि किससे सीखता है, तो वो दूसरों के अनुभव से सीखता है। वे दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। ये रहा। घमंडी किसका पर्यायवाची है, तो घमंडी किसका पर्यायवाची है, विनम्र का, कोमल का, सुशील का नहीं, ये इनके क्या है, उलट है। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना राइट आंसर होगा। जिद्दी का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जिद्दी का विलोम शब्द अटल, कठोर, सहमत, स्वेच्छाचारी। अपना जो राइट आंसर है वो है सहमत। आपका जो रिजल्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपके कितने आ रहे थे। देखो मेरे ख्याल से हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं था हिंदी के, बस एक दो वो क्वेश्चन जो थे कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाला पूछ लिया और एक संज्ञा का भाव वाला, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार वाला क्वेश्चन पूछ लिया। और बाकी मैथ के एक दो क्वेश्चन थे ऐसे कि थोड़ा सा हार्ड था। देखो इतना तो रहेगा पेपर, बच्चों को छंटनी करने के लिए ऐसा पेपर बनेगा। अब बच्चों आप आगे की तैयारी में आप अपनी जो 5th क्लास की तैयारी है उसमें जुट जाओ और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। आपका आशा करता हूँ आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। देखो बच्चों, ये है आपका भाग 1 यानी भाग फर्स्ट जो ओड एंड आउट का। ये जो पोर्शन है इसमें क्या करना है कि आपको 4 जो आकृति दी है उनमें से अलग छांटना है, आप सभी को पता है। तो अब देखो इसमें क्या है, 4 बॉक्स बने हुए, अलग अलग 4 पार्ट बने हुए। इसमें भी 4 पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट, लेकिन इसमें कितने बना दिए हैं, 8। तो अपना राइट जो आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही अपना असंगत है। दूसरा जो है इसमें क्या किया गया, देखो इसका एक टुकड़ा लिया है जिसे आप मैथ्स में क्या बोलते हो, त्रिज्य खंड बोलते हो वो, और एक जो है इसमें भी ये सेम है, इसमें भी सेम है, यानी कि तीनों का जो पार्ट है वो एकदम सेम है। लेकिन इसमें देखो क्या किया गया, इसमें इस लाइन को यहाँ तक पूरा टच किया है, पूरा वृत्त इसमें कवर किया है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो डी होने वाला है। अगली बात करें तो ऑप्शन ए में 3 लाइन एकदम सीधी है, एक खड़ी है और 3 ही लाइन एकदम सीधी है, और इसमें 2 लाइन खड़ी है, 2 लाइन सीधी है। लेकिन इसमें देखो 3 और ये कितनी है, 2। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यही होने वाला। इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब 4th क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है, देखो एक जो ये तीर वाला पार्ट है इसी में ये डॉट वाला है, बिंदु वाला है, ठीक है, उसको घुमाया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है। इसमें देखो ये भी तीर वाले और दोनों एक ही लाइन पे है, ये भी दोनों एक पे ही है। लेकिन इसमें क्या है, देखो इस लाइन पे तो ये बना दिया डॉट और इस पे ये तीर का। तो अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। भाग 2 देखो। अब बच्चों अब देखो पार्ट 2, पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो इसमें क्या करना है, ये जो है वो प्रश्न आकृति है। ये जो क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये प्रश्न चित्र, क्या दिया हुआ है, प्रश्न चित्र, और इधर जो हमें दिए हैं वो है उत्तर चित्र, क्या है, उत्तर चित्र। तो अब हमें क्या करना है,
आप लोगों को पता है कि इन प्रश्न आकृति जैसी की जैसी हूबहू इनमें से आपको ढूंढनी है। तो बच्चों देखो ये जो पार्ट है इसमें क्या किया गया, ये नीचे की साइड है तो ये रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अगला जो है अगला पार्ट अपने सेम मिल रहा है तो ये ही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें तो हूबहू जो प्रश्न आकृति है वैसी की वैसी इन उत्तर आकृतियों में से ढूंढनी है। दूसरी बात क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें देखो 4 नहीं, यहाँ पे 5, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो ये जो है अपनी आकृति सेम मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 की, देखने की जरूरत ही नहीं है दूसरे ऑप्शन को, ठीक है। तीसरी जो आकृति है वो इसमें देखो इस प्रकार की है, तीर उल्टा किया हुआ है, इसमें यह आकृति गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इधर दोनों तीर दिए हुए। ये अपनी आकृति है जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम अपना राइट है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप देख सकते हो कि ये जो आकृति है नहीं हो रही सेम, ये भी नहीं है, इसमें पूरा शेडेड कर दिया, ये भी नहीं है। अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। हाँ ये भाग सेकंड है भैया और ये आगे भाग थर्ड आने वाला है। देखो बच्चों अब ये जो है इधर क्या है, वही आपका प्रश्न चित्र है और इधर आपका उत्तर चित्र है। ये जो भाग है वो अपना भाग जो है वो 3 चल रहा है, ठीक है। भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 9 से 12 है और इसमें हमें क्या करना है, ये जो आकृति है यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है ये जो दिए। अब जब ये खाली होती है तब इसके सामने वाली जस्ट उल्टी हो जाती है, यानी कि जो उल्टी आकृति होगी वो सेम आएगी। तो ये अपना कैंसिल, ये आकृति भी कैंसिल। ये जो अपनी आकृति है सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होने वाला है। अब इसमें देखो ये बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, यानी कि एकदम सरल सा था, लेकिन बच्चे को यहीं पे रोक दिया। देखो ये आकृति इस प्रकार यहाँ आके यहाँ पे कंप्लीट करवा दी, बच्चे को यहीं पे रोक दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आकृति होती है उसकी उल्टी होती है सामने वाले की, तो सामने वाले की देखो बच्चा अब क्या करेगा, यहाँ पे रोक दिया, ये ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पे ए और बी। अब बच्चे को यहीं पे रोक दिया तो बच्चा ऑप्शन ए राइट कर देगा, लेकिन ये राइट नहीं है, ये भी राइट नहीं है, ये भी राइट नहीं है। इसकी जो उल्टी होगी वो यहाँ पे होगी। अब ये कैसी बनेगी, देखो ऐसे बनेगी, ये इस प्रकार ये आकृति बनने वाली है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है वो राइट होने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ तो वो भी इसी प्रकार, इसका उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा होगा तो देखो ये तो होगी नहीं, ये अपना जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्योंकि देखो अब आकृति में बना के बता दूं कैसी बनेगी, तो ये ऐसी बनेगी। यहाँ पे ये आपका डॉट आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार का शेडेड और ये डैश, ये इस प्रकार की आकृति आपकी बनने वाली है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ये जो बीच में से क्या दिया है एकदम शेडेड है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, दो तो एकदम सरासर कट रहे हैं। इसका उल्टा होगा तो यही होगा ना भाई, इसके जैसा थोड़ी ना होगा। तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए भाग 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 की ओर। भाग 4 में ये है इधर प्रश्न चित्र और उधर अपने हैं उत्तर चित्र। क्या है बच्चों, उत्तर चित्र है। अब इसमें से देखो 13 नंबर में क्या किया गया, एक त्रिभुज की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो अपना ये ऑप्शन गया, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये भी गया। लेकिन इसमें है इसकी दिशा चेंज कर दी है तो ये नहीं होने वाला है। अपना जो ऑप्शन होगा वो अपना आंसर होगा वो बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इसमें इस तीर को घुमा रहा है या फिर इस खाली स्थान को भी आप देख सकते हो। तो 1 नंबर आगे बढ़ी, 2 नंबर, 3 नंबर, अब आगे जो होगी वो इधर होनी है 4 नंबर। तो ये गया क्योंकि इधर खाली है नहीं, ये पूरा बंद है, पैक है, ये गया और ये गया। तो अपना जो चौथा ऑप्शन मतलब जो आंसर है वो अपना बी होने वाला। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। अगले में देखो, अगले में क्या किया गया है, इस तीर को देख लो, एक तीर वाले को देख लो तो ये घूम रहा है 90-90 डिग्री पे,
तो इसका जो ये मुंह है अब किधर होने वाला है, इसका मुंह होने वाला है नीचे की साइड, तीर की नीचे की साइड। एक तो ये है, ये नहीं है, ये गया, ये नहीं है, ये गया, और ये नहीं। मतलब कितना ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, एक तीर है और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन है, दो तीर है, इसका जो मुंह है वो उल्टा कर रहा है, ठीक है। तीर का जो मुंह है ये उल्टा कर रहा है और आगे लाइन नीचे। इसी प्रकार 3 हो गई, अब होनी है 4, 4 होनी है। तो अपने देखो ये एक इधर, इधर नीचे, इधर और इधर, लेकिन इसके नीचे ये एक लाइन नहीं चली, नहीं तो ये अपना ऑप्शन हो सकता था, इस कारण ये नहीं हुआ। अब आगे देखो, हाँ अपना जो ऑप्शन है वो बी राइट है। इसमें देखो अब क्या किया है, दोनों तरफ जो मुंह है तीर के वो एक साइड है, और इसमें तो यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, तो ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अपना ऑप्शन जो है वो बी। ये हो गई पार्ट 4। अब 5वें पार्ट पे चलो। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा क्या है कि समय का अभाव है, और मेरा भी कल आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम है, तो मैं आपको ये आगे के जो पार्ट है वो एकदम सीधे आंसर बता रहा हूँ इस पेपर से ही, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो मैं बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न नंबर है 17, तो इसमें क्या ये सादृश्यता वाला है। सादृश्यता वाला मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, ये आकृति है वो इसके मतलब इसकी बनी है ऐसे उल्टी, तो इस आकृति को भी क्या करना है, उल्टा बनाए। इसमें जो चेंजेज हुआ है वही इसमें करना है। तो अपना जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया गया है बच्चों, तो देखो इसको उल्टा किया गया है जस्ट, तो इसको इस प्रकार उल्टा करना है, यानी कि राइट से लेफ्ट करना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे जो पेपर है क्वेश्चन नंबर अपना 19 में क्या किया गया बच्चों, तो इसमें देखो ये जो चित्र है, ये बीच की जो लाइन है ना, इनको क्या कर दिया गया, इरेज कर दिया। तो हमारे भी इनको क्या करना है, लाइन को है हटा देना है। तो अपना जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आगे देखो, इसके बाद ये 4 लाइन दी गई, अब बीच में से क्या किया गया, ये 2 लाइन ड्रॉ करके इसको एक बॉक्स बना दिया है। तो इसमें भी एक बॉक्स बन जाएगा। अपना जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अब आगे मैं बात करूं भाग 6 की, इस भाग की, तो भाग 6 की बात करूं तो भाग 6 में क्या करना है, इस आकृति को कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ भी इन चारों में से देखना है, उत्तर चित्र में से, और इन चारों को क्या करना है, क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। तो देखो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है एकदम ए। अब मैं 22 की बात करूं तो 22 में जो क्वेश्चन आंसर होगा अपना, तो वो होने वाला, देखो ये नहीं होगा, एकदम सीधा दे दिया, ये इसमें थोड़ा सा एकदम यहाँ से सीधा है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 भाग इस 6 का ही है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बच्चों देखो जो ऑप्शन है अपना बी अपना राइट होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है बच्चों, 24 में अपना ऑप्शन जो है ए राइट होने वाला है, ठीक है। आप अपना एक बार चेक कर लेना, दिख रहा है ना सबको, हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और या फिर आप अपने पेपर से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ भाग 6 की ओर, 6 हमने कर लिया, सॉरी, भाग 7 की ओर। भाग 7 में क्या है बच्चों, भाग 7 में मिरर वाला है। और जब मैंने ये पेपर करवाया था, गैस पेपर, फर्स्ट हमने एक ही पेपर किया था गैस पेपर, उसमें जब किया था तो भाग 7 में देखो मैंने बताया था एक JIYA नाम से। तो ये आपका यह TOM एकदम मतलब इतना सरल आया है कि तीनों ही है वो चेंज नहीं होने वाले। तो अपना जो आंसर वो होगा वो क्या हो जाएगा, MOT, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे देखो, इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो इसका जस्ट तीर का मुंह इधर हो जाएगा, और इसका जो है वो सेम रहने वाला है, यानी उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है। और इसी प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवाया था जो ग्लोब वाला करवाया था, ठीक है, और ये आ गया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस दे दिया। तो इसका भी ऑप्शन अब ए है, वो आपका राइट आंसर होने वाला है। इससे आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28 की, मिरर का ही है, तो इसका भी आंसर जो है वो है आंसर नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब आगे आप बात करें तो
भाग 28 मतलब सॉरी भाग 8 की मैं बात करूं, उसमें 29 नंबर का क्वेश्चन है। ये पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखो पेपर कटिंग वाले में क्या किया गया, इसमें एक यानी कि एक चतुर्थांश में एक ये त्रिभुज बना है, तो ऊपर वाले में भी इस प्रकार का बनेगा, इसका जस्ट उल्टा, और इधर वाला में भी ये दो बनेंगे। तो अपना जो आंसर होगा वो एकदम राइट होगा बी, क्योंकि इसमें देखो अलग अलग स्थिति दी है, इसमें ये एक अलग दे दी, नहीं तो ये भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर हमें 30 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करूं तो इधर देखो ये बने हैं यहाँ पे, तो इधर भी बनेंगे, मतलब कि एक चतुर्थांश में भी एक त्रिभुज बना दिया और उसमें ये, तो यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, इधर ये खोलेगा तो ये हो जाएगी। तो अपना जो आंसर है, आंसर नंबर ए है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम राइट आंसर होने वाला है। अब आगे मैं बात करूं 31 की, तो 31 में बच्चों ये जो 31 है वो मैंने आपको जो गेस पेपर करवाया था उसमें आपको एकदम हूबहू ये प्रश्न मैंने करवाया था, और इसका जो ऑप्शन है वो भी एकदम शायद आप जाके देख लेना, शायद ये सी था उसमें भी और इसमें भी सी ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं तो बच्चों देखो 32 जो है उसमें क्या कौन सा ऑप्शन है, वो ए अपना ऑप्शन जो है वो राइट होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं सेकंड लास्ट पार्ट की, पार्ट 9 की। चलो ये देखो इसमें क्या करना है, ये जो चित्र दिए इनको जोड़ के और हमें एक आकृति कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और ये एक ये चतुर्थांश दिया गया है, तो आपको दिख रहा तो है ना बच्चों, हाँ, तो इसका जो ऑप्शन है वो एकदम राइट ऑप्शन आंसर जो है वो एकदम सी है ऑप्शन अपना। इसमें 34 में बी ऑप्शन एकदम राइट है, इसमें दो त्रिभुज बने हैं, एक इस प्रकार की आकृति और एक ये बड़ा त्रिभुज। अब आगे मैं बात करूं इसकी, तो अपना जो इसमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है 35 नंबर के क्वेश्चन में। और 36 की मैं बात करूं तो 36 में अपना ए ऑप्शन जो है वो राइट होने वाला है। और भाग, अब लास्ट भाग की मैं बात करूं 10 की, तो इसमें क्या है, प्रश्न जो चित्र है उसमें उत्तर चित्र की जो सेम आकृति है, प्रश्न चित्र की जो आकृति है वो उत्तर चित्र में ढूंढनी है। तो अपना 37 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर सी है। 38 का जो आंसर है वो अपना ए है, और 39 का जो आंसर है वो अपना आंसर होने वाला है सी, बिल्कुल सी है, क्योंकि ये यहाँ से ये लाइन जाएगी, ये डब्बा बनेगा और ये सीधा अपना आंसर सी। और एक ये क्वेश्चन मैंने डब्लू बना के ही बताया था आपको, डब्लू का ही ऐसा कुछ प्रश्न था जो डब्लू ढूंढना था, और ये आ गया वापस आपके यहाँ पे भी। ठीक है, दो प्रश्न मेरे हूबहू आपको मिल गए हैं, एक ही गेस पेपर से आपको मिल गए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने ये रीजनिंग का पोर्शन भी कंप्लीट करवा दिया है, हिंदी का पहले करवा दिया, मैथ्स का आपके धर्मेंद्र सर ने आपको ये पेपर कंप्लीट करवा दिया था। तो अब आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि भाई कितनी मेरिट जाएगी, कि नंबर आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो सब चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ और मेरा भी कल एग्ज़ाम है, धन्यवाद, चलता हूँ।